हुकूमत बिलखसूस मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम लाना चाहते हैं। अदलिया में इस्लाहात वक्त की अहम तरीन जरूरत है, मगर जिस तरह से हुकूमत ने सारे अमल को खुफिया रखा उससे कई शुबहात ने जन्म लिया। पार्लियामान का इजलास हफ्ते और इतवार को बुलाकर मतलूबा 2/3 अक्सरियत का दावा किया गया, मगर ऐन वक्त पर मौलाना फजलुर रहमान के दो टोक इनकार ने हुकूमत को बैकफुट पर डाल दिया। इस वक्त हुकूमत अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम के मामले पर दिफाई पोजीशन पर है। वजाहतें दे रही है कि आईनी तरमीम के मकासद गैर सियासी हैं। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बताते फिर रहे हैं कि आईनी तरमीम से रात के अंधेरे में कोई डाका डालना या चोरी करना मकसूद नहीं था। आईनी अदालत के कयाम को चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट से गैर जरूरी तौर पर जोड़ा गया और यह कहा गया कि अदालतों पर हमला हुआ है। उनका कहना था कि आईनी तरमीम के मामले में कोई सियासत नहीं हो रही, मुल्क की सिमत का तयन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नहीं बल्कि पार्लियामान ने करना है। फिलहाल नंबर्स पूरे ना होने की वजह से हुकूमत आईनी तरमीम का बिल पार्लियामान में पेश ना कर सकी। इस वक्त मौलाना को मनाने का मिशन ऑन है। वजीर आजम शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल काउंसिल से खिताब के लिए अमरीका जा रहे हैं और उनकी अमरीका से वापसी तक यह आईनी तरमीम का मामला मौखर कर दिया गया है। आज हम अपने इस खुसूसी प्रोग्राम में बात करेंगे कि हुकूमत की जानिब से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम क्या है और मुल्की निज़ाम इंसाफ के लिए कितनी जरूरी है। अपने माहिरीन से हम आज पूछेंगे कि बिलावल भुट्टो के मुताबिक 15% सियासी केसेस सुप्रीम कोर्ट का 90% वक्त खा जाते हैं। क्या ऐसी सूरत हाल में आईनी और सियासी केसेस सुनने के लिए अलग अलग आईनी अदालत की जरूरत नहीं है? क्या आईनी अदालत के कयाम की मुखालफत मेरिट पर की जा सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती सीनियरिटी की बुनियाद पर ही होनी चाहिए या फिर 3 सीनियर तरीन जजेस के पैनल से चीफ जस्टिस का इंतखाब ज्यादा सूदमंद होगा? क्या आइन के आर्टिकल 63A में तरमीम करके इजाजत दी जानी चाहिए कि अगर कोई सियासतदान अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट डाले तो उसका वोट शुमार किया जाए और बाद में उसे डी सीट कर दिया जाए? क्या हाई कोर्ट के जजेस की दीगर हाई कोर्ट्स में तबादले की तजवीज मुनासिब है? आज हम इस खसूसी नशिस्त में बात करेंगे कि हुकूमत का मुजव्वज़ा आईनी पैकेज हमारे निज़ाम इंसाफ के लिए कितना नागुज़ीर है और अगर कोई तजवीज़ गलत है तो इसका बेहतरीन मुतबादल क्या होना चाहिए। ये सब कुछ इस छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, आप लोग को ब्रेक के बाद खुशामदीद कहते हैं और इस वक्त सीधी बात जोन के अंदर मुझे ज्वाइन किया हुआ है जी वेरी ऑनरेबल हसन रजा पाशा साहब ने, माहिर कानून है। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। मेरे साथ बने हुए हैं जी बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम, वार्म वेलकम। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी बैरिस्टर आमिर हसन साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट मेरे साथ मौजूद हैं जी ज़ीशान अब्दुल्ला जो कि माहिर कानून है। तमाम पैनलिस्ट को मैं खुशामदीद कहूँगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। आगाज़ मैं पाशा साहब आपसे करूँगी, क्या पाकिस्तान में आईनी अदालत की जरूरत है कि नहीं है? द बेसिक क्वेश्चन फर्स्ट, हमारी रहनुमाई करें। द नेशन वांट्स टू नो कि इस वक्त नीड ऑफ द आवर क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो आईनी अदालत के क़याम की बात ये आज से नहीं शुरू हुई, बल्कि पहली दफा पाकिस्तान में साल 2006 से ये हुई जब चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ मुस्लिम लीग नून की क़यादत का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। उसके बाद फिर बात आगे चली तो उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने और मोहतरम इमरान खान न्याजी साहब ने भी साइन किए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का ये कंसेंसस था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसका क़याम पाकिस्तान में होना चाहिए। अब जो हुकूमत वक्त है उन्होंने इसको लेके तो वो अमेंडमेंट के सिलसिले में वो आगे बढ़े, ये नहीं होनी चाहिए। ये चीजें हैं कि इसको जनाब इमरान खान खुद जोर दे चुके हैं कि ये पाकिस्तान की जरूरत है। देखिए, हम अभी इस पे आज हमारी मीटिंग है 5 बजे जिसमें पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और मुल्क की दीगर बार काउंसिल्स के जो नुमाइंदे हैं वो शिरकत कर रहे हैं इस्लामाबाद में। और उसमें हो सकता है कि फेडरल लॉ मिनिस्टर भी आए और उनसे हमने अपने इतराज़ात रखने हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जो मसवदा हमारे तक पहुंचा है वो उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिसपे हमारे साथ यानी जो हम स्टेक होल्डर्स हैं वकला उनके साथ इनको राब्ता करना चाहिए था, कंसल्ट करना चाहिए था, जो कि उन्होंने नहीं किया। तो इस पे हम अपनी इनपुट देंगे और उनसे भी पूछेंगे कि वो किस बुनियाद पे ये अमेंडमेंट करना जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, जो आइन में तरमीम है वो पार्लियामान का हक, कानून साजी पार्लियामान का हक है और ये इसी कॉन्स्टिट्यूशन 1973 का है, उसमें ये इख्तियार दे दिया गया है।
लेकिन साथ ही ये जो आइन का बेसिक ढांचा है उसके खिलाफ कोई अमेंडमेंट होती है तो वो चैलेंज हो सकती है, उस कानून को भी चैलेंज किया जा सकता है। और आपने देखा होगा कि कई कवानीन इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्ट्राइक डाउन कर दिए कि जो कि आइन के बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ थे। तो अभी ये बातें ये ड्राफ्ट की सूरत में सामने आया है, वर्किंग पेपर की सूरत में कह लें, इसको हम डेलिब्रेशन करेंगे। पहली दफा हमारे सामने पाशा वैसे भी वो हतमी ड्राफ्ट नहीं है तो और उसके अंदर एक बात तो तय है, और खास तौर पे कल जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक नेशनल चैनल के ऊपर आकर के अपने ख्यालात का इजहार भी कर रहे थे, उससे भी ये बात पता चलती है, और जिस तरीके से जो बाकी सियासतदान बात कर रहे हैं अपने मीडिया के अंदर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं इस हवाले से, तो ये बात एक तरह से हतमी है कि ये जो भी मुसवदा जो कि हतमी नहीं है और सर्कुलेट कर रहा था उसमें कोई ना कोई तरमीम तो लाजमी होगी। तो आई एम श्योर कि उसके अंदर जो आप लोगों के कंसर्न्स हैं उनको भी एड्रेस किया जाएगा। बैरिस्टर आमिर साहब, एंड दिस ब्रिंग्स मी डायरेक्ट टू यू व्हेन आई टॉक अबाउट बिलावल भुट्टो जरदारी, ही वाज वेरी ओपन अबाउट इट, और वो ये क्लियरली बता रहे थे कि भाई सुप्रीम कोर्ट में अगर हम आईनी केसेस की तादाद देखें तो वो 15% हैं, लेकिन अगर बाकी केसेस की जो कि सियासी नौयत के केसेस होते हैं उनकी अगर हम तादाद देखें तो वो 90% जो टाइम है वो कंज्यूम करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, विच इटसेल्फ एक्सप्लेन्स कि किस हद तक जरूरत है पाकिस्तान में एक आईनी अदालत की। तो सर इसके लिए तो सबसे आगे बढ़कर के आप लोग को काम करना चाहिए, रादर देन कि सिर्फ हुकूमत को क्रिटिसाइज करें, बल्कि आप लोग को चाहिए कि आप उनको हेल्प आउट करें ताकि ये कानून साजी हो सके। जी, आपकी तजवीज़ का और हिदायत का, डायरेक्शन का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये आज की हुकूमत जो है, इसे तो हमने 2006 में हमने ये एग्रीमेंट साइन किया था, और जब 2008 में हमारी गवर्नमेंट आई उसके बाद से हम लोग COD के तब 18th अमेंडमेंट लेके आए, तब भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनना था। लेकिन आज की हुकूमत और इस जमात ने उसकी मुखालफत की, क्योंकि उस वक्त इफ्तिखार चौधरी के साथ इनकी जरा दोस्ती थी और इन्होंने तो नहीं किया। तो इसलिए ये हिदायत मुझे देने की बजाय आप PMLN के किसी लीडर को ये हिदायत दें। हम तो पिछले 18 साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो जो अनफिनिश्ड हमारा एजेंडा है, नून लीग वालों को हम बड़ी हिदायत देते हैं बैरिस्टर साहब, लेकिन उनको जो बातें अपने इत्तेहादियों की समझ आती हैं वो हमारी कहाँ समझ आएंगी? नहीं, आपकी भी आ जाएंगी, आप दें ना। इत्तेहादियों से तो समझेंगे ना समझे, आपकी समझ लेंगी। चलिए, तो हम तो बता दे जी, आईनी अदालतों की जरूरत क्यों है, ये हमें बता दीजिए। मैं यही बता रहा हूँ, 18 साल से हमारी ये कोशिश है, और वजह यही है कि 90% सियासी मुकदमात होते हैं उसमें उलझ जाती है। अच्छा, फिर उलझती नहीं है, बेवकार भी होती है। उनमें से जजेस निकलते हैं, गुड टू सी यू निकलते हैं, इफ्तिखार चौधरी निकलता है, साकिब निसार निकलता है, और फिर मुल्क के अंदर तमाशे होते हैं कि कोई डैम बनाना चाहता है, कोई हॉस्पिटल ठीक करना चाहता है। हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में चले जाएं और सुप्रीम कोर्ट एज एपेलेट कोर्ट काम करे, और इसके साथ जो उसका काम है कि लोगों को बुनियादी इंसाफ दे। सबऑर्डिनेट जुडिशरी में अगर जजेस ने कोई छापे मारने हैं तो सिविल कोर्ट्स में जाएं, और सेशन कोर्ट्स में जाएं, मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स में जाएं, जाके उनके कामों को दुरुस्त करें, लोगों को सस्ता इंसाफ और फौरी इंसाफ उन्हें मिल सके, मुयस्सर आए। ये काम है जुडिशरी का, जो उसे करना था। लेकिन लोग हैरान होते हैं कि यहाँ आके जो भी आता है वो ढूंढने लगता है कि सदर सादिक और अमीन है या नहीं है, वजीर आजम सादिक और अमीन है या नहीं है, डैम किस तरह बनना है, वो फिर ये देखने लगता है कि हॉस्पिटल किस तरह ठीक होना है। तो इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जरूरत है कि सियासी बोझ सुप्रीम कोर्ट से कम हो, सुप्रीम कोर्ट अपना जो इंसाफ की फराहमी का काम है वो करे। और बिल्कुल ये एक जुरिस्डिक्शन आपके सुप्रीम कोर्ट की है कि सूबों के दरमियान या इदारों के दरमियान अगर कोई मामला हो तो उसे इंटरप्रेट करना है। तो उसी के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट चाहते हैं कि अगर कोई ऐसे मामला आईनी आए तो उन्हें इंटरप्रेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करे, लेकिन उससे अदालती मामलात के ऊपर कोई असरअंदाजी ना हो सके। ये पीपल्स पार्टी 18 साल से कर रही है। अच्छी बात है, समझ आ गई सर, मुझे भी समझ आ गई, देखने वालों को भी समझ आ गई। देख लेते हैं कि बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है, उनको आपकी बात समझ में आई है कि नहीं आई है। बैरिस्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। क्या प्रॉब्लम है आईनी अदालत से, और आईनी अदालत क्यों नहीं होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पहले तो जो बैरिस्टर साहब ने बातें की वो ज़ाहिर है उन्होंने अपने पार्टी के मौक़िफ़ के हिसाब से बात की, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान एक कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन है, जिस तरह कि ये भी जानते हैं, और कॉमन लॉ ममालिक में अलग सुप्रीम कोर्ट से अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतें नहीं होती। वहाँ पे फिर कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि किस अदालत का क्या रोल है।
जो सिविल जुरिस्डिक्शंस हैं ज़्यादातर यूरोपियन ममालिक हैं जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलग से एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पे भी ये मसाइल आज तक हैं और वहाँ पे भी इसकी वजह से इश्यूज क्रिएट होते हैं। इन्होंने जो बात की कि सादिक उमर अमीन के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए या डैम का काम नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस तरह ये बात कर रहे हैं या जो इनकी पार्टी या जो हुकूमत का बल्कि मौक़िफ़ है इस वक्त, तो उससे तो फिर आप वो चीज़ें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से उठा के आप उस आईनी अदालत के आगे रखना चाह रहे हैं जो आप बनाना चाह रहे हैं। इसमें और भी मसाइल हैं। मसाइल क्या हैं? मसाइल ये हैं कि जी आप इसको जो इनकी रिटायरमेंट एज रखी है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तो 65 ही रखी है, इस आईनी अदालत के लिए 68 कर दी गई है। यानी कि आप किसी को सुप्रीम कोर्ट के बाद एक और मौका देना चाहते हैं एक और जॉब का, फिर आपने शुरू में तैनाती का कर दिया कि जी वज़ीर आज़म तैनाती करेंगे पहले चीफ जस्टिस की, और फिर जो पहला चीफ जस्टिस होगा इस फेडरल कोर्ट का वो बाकी 4 जजों की अपॉइंटमेंट करेगा। तो ये सारी जो नकात हैं उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उसकी तैनाती, उसके काम से रिलेटेड, वो बड़े अजीब हैं। और हम कौन सा कोई बहुत अमीर मुल्क हैं कि हम एक अब नया कोर्ट जिसमें और जजेस 5 हों, जिनको मरात मिलें, सारी उम्र के लिए मिलें, ज़्यादा उम्र तक वो काम करें, एक वो स्ट्रक्चर बना दें। जिस टाइम पे बनाया जा रहा है, जिस नीयत से बनाया जा रहा है, जिस तरीक़ेकार से बनाया जा रहा है, हमें उससे इख्तिलाफ है। अगर कोई प्रोसेस प्रॉपर होता तो बिल्कुल हम डिस्कस करते। आपने भी देखा कि इनके वज़ीर कानून ने उस दिन इतवार की रात को खुद मीडिया के आगे कहा, पार्लियामेंट में खड़े होकर, जी मुझे भी अभी मुसवदा मिल गया है, ड्राफ्ट मिल गया है। तो ड्राफ्ट था किसके पास? मतलब इस तरह की अहम आईनी चीज़ें जिसके आप एक मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सुप्रीम अदालत बनाने जा रहे हैं, उसके ऊपर तो सारी बार से, स्टेक होल्डर से, अदलिया से मुशावरत नहीं होनी चाहिए। पार्लियामान में लॉ एंड पार्लियामानी अफेयर्स की जो कमेटीज़ हैं वहाँ पे इसके ऊपर एनालिसिस और डिबेट नहीं होनी चाहिए थी कि आपने फ़ौरन बस ला के एक आईनी तरमीम के थ्रू किसी सियासी मकसद के लिए, एक फ़र्द वाहिद के लिए जो लग रहा है, आपने एक आईनी अदालत नहीं बना देनी थी। ये फ़ैसले इतनी जल्दबाजी में तो नहीं होते। इन्होंने 18वीं अमेंडमेंट पे बड़ा काम किया इन पार्टीज़ ने, लेकिन 10 महीने से ऊपर का वक्त लगा उन नकात को आगे लेके आने के लिए, कंसेंसस बिल्ड करने के लिए। तो बिल्कुल ये 10 महीने काम करें, आईनी तरमीम के जो ड्राफ्ट्स हैं हर तरफ के वो सामने लेके आएँ, उनके ऊपर डिस्कशन करें, डिलिबरेट करें, और फिर उनमें से जिनके ऊपर कंसेंसस कुछ बनता है उनको आगे लेके चलें। लेकिन जिस तरह ये बनाने जा रहे हैं उससे तो वो आईनी कम गैर आईनी अदालत ज़्यादा लग रही है इस वक्त। अता तारर साहब जो हैं वो अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आप यहाँ पर इतनी अच्छी और इतनी पढ़ी लिखी बात कर रहे हैं, एक आईनी, एक कानूनी तरीके से जो है आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, लेकिन अता तारर साहब ये कह रहे हैं कि अली मोहम्मद खान ने बानी पीटीआई के लिए एनआरओ की बात की है व्हेन इट कम्स टू कि हाँ भाई हमने आईनी तरमीम की बात करनी है, नहीं करनी। इस बारे में आपको कुछ पता है? बिल्कुल जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी नॉलेज में नहीं है। और अगर अली मोहम्मद खान साहब ने की है तो शायद अपनी ज़ाती हैसियत में की हो, वरना तो आप चला दें। ना ऐसी कोई बात इमरान खान साहब ने की है, ना पार्टी का ये मौक़िफ़ है। कोई एनआरओ नहीं चाहिए और आईनी अदालत के ऊपर या किसी और नकात के ऊपर एक असूली मौक़िफ़ की वजह से गुफ्तगू नहीं हो रही। टाइम लें, उसको लेके आएँ, डिलिबरेट करें। सब अभी तक तो ऑफिशियली इन्होंने शेयर भी नहीं किया ड्राफ्ट के एक्चुअल अमेंडमेंट्स कितनी प्रपोज करना चाह रहे हैं। 54 तो सामने आ गई जो पब्लिक में सर्कुलेट कर रहा है एक ड्राफ्ट, लेकिन असल हकीकत लेकिन व्हेन द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन सेज कि आईनी तरमीम को बानी पीटीआई की रिहाई के लिए सौदेबाजी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है और पीटीआई इसको इस्तेमाल कर रही है, तो सर ऐसे में आपके ऊपर फिर से उंगलियां उठ रही हैं कि एक तो आप पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो कोर्ट्स हैं उनके हक में नहीं हैं और फिर आप उस तरीके को इस तरह से डील कर रहे हैं कि जी बानी पीटीआई की रिहाई होगी तो फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे, या होनी चाहिए तो फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो सर अगेन द ओनस इज ऑन यू सर। नहीं, बिल्कुल नहीं जी। देखें, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने पता नहीं किस बुनियाद पे बात की है, उनकी हर बात को हमें मानना नहीं चाहिए। वो भी हमारे वकील भाई हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का रोल इस वक्त प्ले कर रहे हैं। सो मैं बिल्कुल नहीं समझता कि ऐसी कोई बात हुई है, और आपको खुद मीडिया में इसकी वजाहत मिल जाएगी। ऐसी कोई बात हो ही नहीं सकती। हम हर अच्छी चीज़ के साथ बात करने को तैयार हैं, लेकिन कोई तरीक़ेकार होता है, प्रोसेस होता है, वो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है जो आपके सामने। ठीक है, मेरे साथ रहिएगा। ज़िशान अब्दुल्ला की भी ज़रा सुन लेते हैं। ज़िशान अब्दुल्ला, प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान एक वाहिद इकलौता या कोई अनोखा मुल्क तो है नहीं कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स की बात हो रही है। इससे पहले भी मोर देन 80 कंट्रीज हैव दिस, और अभी तैमूर साहब ने फरमाया कि मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज में है
और हम जानते हैं कि यूरोप हो या यूके हो या अमेरिका हो, उसकी मिसालें तो आपको पता है बानी पीटीआई भी दिया करते हैं कि वहां पर इंसाफ देखें किस तरह से होता है। और ऑल्सो एज ए लेमैन ये समझ में आता है कि जिस तरीके से आईनी मुकदमात हैं उनके लिए एक अलग अदालत होनी चाहिए, जिस तरीके से सियासी मुकदमात हैं उनके लिए एक अलग जो है सेटअप होना चाहिए, क्योंकि कोई भी 24 आवर्स तो काम कर नहीं सकता राउंड द क्लॉक। द सेकंड इज के ज्यादा मामलात जो हैं वो आईनी हैं और जो सियासी मामलात हैं वो कम है, लेकिन वो वक्त ज्यादा कंज्यूम करते हैं, जिस तरह से बिलावल भुट्टो ने भी इसकी क्लैरिटी और एक्सप्लेनेशन दी लोगों को कि इसकी क्यों जरूरत है। लेकिन आप क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मैं इस पे जो मेरी राय है, ज़ाती राय है, वो ये है, जैसे हसन पाशा साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि 2006 में जब सीओडी हुआ था उसमें ये बात तय हुई थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी और वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमात को सुनेगी। अच्छा, मेरी राय के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमात को सुनने के लिए इसलिए अलग कोर्ट होना जरूरी है। ठीक है, कॉमन लॉ कंट्रीज में नहीं है, ये बैरिस्टर तैमूर साहब की बात बिल्कुल ठीक है, बट सिविल जुरिस्डिक्शन जो कंट्रीज हैं उनमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल अलग कोर्ट है। और उसका रीजन ये है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं होती तो जो हमारी ऑर्डिनरी कोर्ट्स हैं, और वो हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, तो जितने कमर्शियल लिटिगेशन है, ऑर्डिनरी लिटिगेशन है, क्रिमिनल लिटिगेशन है, वो सब इल्तवा का शिकार हैं। आप इतने क्रिमिनल केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में कि लोगों की सजाएं पूरी हो जाती हैं और वो अपीलें उनकी सुनी नहीं जाती। उसकी रीजन भी यही है कि लीगो पॉलिटिकल मैटर्स सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट फिर आइन की तशरीह करती है और आइन की तशरीह में ऑफ कोर्स टाइम लगता है। तो वो सारी तवज्जो जो है वो ऑर्डिनरी लिटिगेशन यानी कमर्शियल लिटिगेशन, सिविल लिटिगेशन, क्रिमिनल लिटिगेशन से हटके आइनी लिटिगेशन की तरफ या आइन की इंटरप्रिटेशन की तरफ चली जाती है। तो कोर्ट का होना या कोर्ट का बनना, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का इटसेल्फ इज नॉट इनकरेक्ट, दैट कैन बी, बट जो बिल इस वक्त सर्कुलेट हुआ है और जो आया है उसमें एक दो चीजें बहुत सीरियस हैं जिन पे शायद बार एसोसिएशंस की और लॉयर्स की बहुत सीरियस रिजर्वेशंस हैं। जैसे इसमें प्रोविजन ये डाली गई है कि पहला चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट जो है वो नेशनल असेंबली की एक कमेटी है बनेगी, जो कमेटी स्पीकर बनाएंगे 8 मेंबर्स की, और वो रिकमेंड करेगी चीफ जस्टिस का नाम और प्राइम मिनिस्टर उसको फॉरवर्ड करेंगे टू द प्रेसिडेंट, एंड देन देयर विल बी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। अब यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं इसको इस तरह इलैबोरेट कर सकूं कि अगर आप 18वीं तरमीम में जो कोर्ट्स का यानी जुडिकेटर का चैप्टर है उसको अगर गौर करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये नजर आएगी कि 18वीं तरमीम में जुडिशरी को एग्जेक्टिव से और पार्लियामेंट से एक्सट्रैक्ट किया था यानी दूर किया था, उसको इंडिपेंडेंस देने की कोशिश की थी। अब यहाँ पे अगर आप ये वाला तरीकेकार अडॉप्ट करेंगे कि जी नेशनल असेंबली की एक कमेटी बनेगी जो कि स्पीकर साहब बनाएंगे और वो रिकमेंड करेगी, तो फिर वो जो 18वीं तरमीम का जो बेसिक फीचर था इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का, वो यहाँ पे वो उसको हिट होती है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा, अब एक और चीज इसमें जो बिल में मुझे नजर आ रही है कि पहले अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट के लिए आपकी 2 कमेटी, एक जुडिशियल कमीशन था और एक पार्लियामेंट्री कमेटी थी। अच्छा, पार्लियामेंट्री कमेटी के 8 मेंबर्स थे, 4 सेनेट के, 4 नेशनल असेंबली के, और जो जुडिशियल कमीशन था उसमें कंसर्न हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सीनियर प्यूनी जज और बाकी सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस, वो तकरीबन 9 मेंबर्स का पैनल था। अब इस ड्राफ्ट बिल में जो है वो एक ही कमेटी बना दी गई है और उस कमेटी में टोटल 13 मेंबर्स हैं, यानी 6 मेंबर्स जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हैं चीफ जस्टिस समेत, और उसके बाद बाकी अटॉर्नी जनरल, फेडरल लॉ मिनिस्टर, फिर सेनेट से। तो इसका मतलब ये है कि आपने जुडिशियल कमीशन को और पार्लियामेंट्री कमेटी को अमलगमेट कर दिया और ये एक कमेटी बना दी। जबकि जब मेरे सारे फाजिल दोस्त आपके साथ पैनल पे मौजूद हैं, इन सबको याद होगा कि जब पार्लियामेंट्री कमेटी ने इनिशियली आफ्टर 18th अमेंडमेंट कुछ अपॉइंटमेंट्स को रिजेक्ट किया था, कुछ नॉमिनेशन को रिजेक्ट किया था, तो एक केस आया था मुनीर हुसैन भट्टी केस। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें रोल डिफाइन कर दिया था कि जुडिशियल कमीशन का क्या रोल होगा और पार्लियामेंट्री कमेटी का क्या रोल होगा। तो इसको अमलगमेट करना भी मेरे ख्याल से थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है और इस पे डिबेट होने की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो इसमें एक बल्कि मुझे प्रपोज ड्राफ्ट में एक सन डाउन क्लॉज भी नजर आ रही है कि पहले चीफ जस्टिस सदर साहब बनाएंगे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी, और उसके बाद वो पहली अपॉइंटमेंट के बाद वो ऑटोमेटिकली जो 2 प्रोवाइजर्स में डाली है वो खत्म हो जाएंगी। तो
18वीं तरमीम में जो बेसिक एक मकसद था कि जुडिशरी को इन इदारों से अलग करना, इंडिपेंडेंट रखने का, राइट, वो इंडिपेंडेंस यहाँ पे वो कंप्रोमाइज होती है। आई हेयर यू, जस्ट होल्ड इट। मैं इसी वक्त ही जरा बैरिस्टर आमिर हसन साहब, मैं आपकी तरफ जाऊंगी। आप जरा बड़ा गौर से भी सुन रहे थे एंड यू लुक अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, या मे बी शायद आप इसके ऊपर कमेंट करना चाह रहे हैं। मुझे बताएं, ये बात तो बिल्कुल जो ज़िशान ने जिस तरफ इशारा किया है, ये सवाल जब ये मुझे बता रहे थे तो मुझे भी यही रियलाइज हो रहा था कि अगर जो आईनी अदालत के जो पहले चीफ होंगे उनकी अपॉइंटमेंट थ्रू द स्पीकर, प्राइम मिनिस्टर एंड देन द प्रेसिडेंट होगी, तो कहीं ना कहीं आप चाह करके भी इस तासुर को जाहिर नहीं कर सकेंगे कि भाई ये तो इन्हीं का बंदा है। देखिए, एक तो तासुर, एक पहले बात ये लेते हैं कि 75 इयर्स में हमारी कोई जुडिशरी इतनी अच्छी नहीं रही है, इसीलिए हमें जरूरत पड़ रही है कि हम निज़ाम के अंदर बेहतरियां जुडिशल रिफॉर्म्स लेके आए। अच्छा, फिर ये जो जजों की तकर्रुरी का मामला है, ये भी कोई इतना शफाफ नहीं रहा है, इसीलिए 18वीं तरमीम में इन्होंने बात की। पहले जो इससे बात की वो तो पार्लियामेंट्री पार्टी का रोल था और बड़ा अहम रोल था, लेकिन बाद में जो जुडिशल इंपीरियलिज्म था इनका, इफ्तिखार चौधरी का, और उन्होंने जिस तरह किया कि आईनी तरमीम को उड़ा के रख दिया और आप एक नई आईनी तरमीम हमारी मर्जी से करें, जजों की मर्जी से, और वो करवाई गई। तो मैं ये समझता हूँ ये तो एक तनाजा तो रहा है। अच्छा, अभी मैं जो कंफ्यूज नहीं मैं हो रहा, मैं इन चीजों को देख रहा हूँ कि हम बहुत सी टेक्निकल बातों पे चले गए हैं जो कि बहुत ही ये लेटेस्ट स्टेज में तय होंगी, पार्लियामेंट देखेगी। इन चीजों में तो इशू नहीं है। अभी तो बहस ये है कि क्या मुल्क को कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जरूरत है। उसमें हम ये है कि ये कोई नई बात नहीं है कि आज एकदम में आ गई है लोगों के सामने। मैंने बताया कि 2006 से हमने रखा है, बार काउंसिल में रही हैं, हमने अपने मंशूर का हिस्सा बनाया है, पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कस किया है, इस पे सिग्नेचर्स किए हैं, उसके बाद बार काउंसिल्स के साथ हमने इस पे बात की है। तो ये नया मामला नहीं है, 18 साल से जेर बहस। अच्छा, अब ये किस तरह तकर्रुर होगा, पहले चीफ जस्टिस का, वो जब कलेक्टिव विजडम ब्रूवेकार आएगा पार्लियामेंट के अंदर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आएंगी, कमिटीज आएंगी, उसे देखा जा सकता है, उसे बेहतर किया जा सकता है। ये बड़ी अर्ली स्टेज है कि हम अभी ये बात करें कि किसी और नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो बातें सुन के, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुन के, मैं तो सिर्फ यही कह सकती हूँ कि वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। डेफिनेटली यू पीपल आर अ बिट कॉन्शियस और एफर्ट पुट इन करना चाहते हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तैनाती है, जो तकर्रुरी है, वो कैसे होनी चाहिए, उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, इसके ऊपर हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे और जानेंगे कि जी हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो हमें क्या गाइड करते हैं या उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन इस ब्रेक के बाद अस्सलाम वालेकुम जी, एक दफा फिर से आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी ऑनरेबल ज़िशान अब्दुल्ला मेरे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर आमिर हसन साहब मेरे साथ बने हुए डिबेट में, बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब भी इस शो का हिस्सा हैं, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हसन रजा पाशा साहब भी अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन यहाँ पे दे रहे हैं। हसन रजा पाशा साहब, द $1 मिलियन क्वेश्चन, आई थिंक सो कि इस सवाल के ऊपर हर कोई बात करना चाहता है, हर कोई अपना अपनी जो राय है वो सामने रखना चाहता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इनका जो चुनाव है, इनकी जो तकर्रुरी है, इनकी अपॉइंटमेंट कैसी होनी चाहिए? दो ही तरीके हैं, या तो सीनियरिटी बेस, या दूसरा तरीका जिसकी ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर एक मिसाल मौजूद है कि आप आर्मी चीफ देख लीजिए, एक पैनल दिया जाता है 3 लोगों का, 4 लोगों का, 5 लोगों का, उसमें से किसी एक को जो है वो आर्मी चीफ लगा दिया जाता है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस तरह से नहीं लगते। लेकिन अब क्योंकि तरमीम का कहा जा रहा है, तो उसका तरीकेकार आपको क्या लगता है कि सबसे बेस्ट आइडियल क्या होना चाहिए? देखिए, इस वक्त जो आइन प्रिवेल कर रहा है उसके तहत तो सीनियर मोस्ट जज वो उनको बनाया जाता है, डेजिग्नेट किया जाता है और वो चीफ जस्टिस बनते हैं। अभी जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है उसमें भी तरीकाकार कुछ उन्होंने जो है जुडिशल कमीशन पे छोड़ दिया और अमंग्स 3 पे। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि जैसे भी है, अगर ये पार्लिमान की डोमेन है, पार्लिमान और आईने पाकिस्तान में पार्लिमान को, अदलिया को और इंतजामिया को उनका सारा अख्तियारात बता दिए गए हैं और किसी ने किसी की डोमेन में तजावुज नहीं करना। अब पार्लिमान का काम है कि वो इसमें किस तरीके से अमेंडमेंट करती है, उसको देखना पड़ेगा। ये जब अमेंडमेंट आएगी तो फिर, अभी तो डेलिब्रेशंस हो रही हैं पाकिस्तान बार काउंसिल की, कल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है इसी पॉइंट पे, वहां पे हम अपना ऑफिशियल रद्द अमल देंगे इन प्रपोज अमेंडमेंट्स पे। आज हमारी मीटिंग हो रही है, ऑल पाकिस्तान लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस हो रही है सुप्रीम कोर्ट बार के ज़ेरे, वहां भी हम ये बात रखेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये बातें जब, लेकिन नहीं, वहां पे आप क्या बात रखेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तैनाती कैसी होनी चाहिए?
ये सारी अमेंडमेंट्स को हमने देखना है, सारी अमेंडमेंट्स को देख के अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट हम देंगे। बीइंग रेगुलेटर पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से हम अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट देंगे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, देखिए हम इससे पहले हुकूमत वक्त ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 जब जब वो अंडर प्रोसेस था, तो हमें पाकिस्तान बार काउंसिल को ऑन बोर्ड लिया और हमारी इनपुट ली। लेकिन अफसोस इस चीज का है कि इस दफा इतनी बड़ी इम्पोर्टेंट ली जा रही, मुझे समझ आ गई है, लेनी चाहिए, अब लेने जा रहे हैं, अब लेने जा रहे हैं। एक जब भी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले मैं पढ़ा था, 2-3 चीजें बड़ी जबरदस्त है जिनको अप्रिशिएट करना चाहिए, जो कि क्रिमिनल केसेस और अपील्स के बारे में ये अमेंडमेंट भी आ रही। जब कोई अपील क्रिमिनल केस में फाइल होगी तो विद इन 12 मंथ्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसको डिसाइड करेगी, और जो पुरानी अपीलें हैं वो विद इन 24 मंथ्स उसको डिसाइड करेंगी। मैं समझता हूँ कि ये वो चीज है जो हमारे मुतालबे पे के बाज़ औक़ात कई दफा ये हुआ, मेरे अपने केसेस में ये हुआ कि जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट के केसेस हैं वो जो मुल्ज़म है वो सारी सजा काट के घर आ गया और अपील अभी तक फिक्स नहीं हुई। और जो डेथ सेंटेंस के केसेस हैं वो मुल्ज़म डेथ सेल में सड़ रहे हैं, और आपको पता है डेथ सेल में रहना कितना मुश्किल काम है। तो ये चीजें अपनी जगह पे हैं, ये अच्छी चीजें भी है इसमें, बिल्कुल सिर्फ इस बुनियाद पे कि ये टाइम मुनासिब नहीं है, या इस बुनियाद पे कि हमारी बात नहीं मानी जा रही, जो अच्छी चीजें आ रही हैं उस पे मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को कंसेंसस करना चाहिए और उस पे अपनी इनपुट देनी चाहिए। ये इस मुल्क के 23 करोड़ अवाम का फायदा है इसमें। जो कुछ पॉलिटिकल मैटर्स हैं उन पे भी बैठ के बातचीत हो सकती है, उस पे जरूर करें, लेकिन इस बात पे ये जी असेंबली लेजिटिमेट नहीं है भाई। अगर असेंबली लेजिटिमेट नहीं है तो आप इसी असेंबली में बैठ के तरीके इस्तकाक पेश कर रहे हैं, इसी असेंबली का स्पीकर उठाए गए मुअज़्ज़ज़ मेंबरान कौमी असेंबली को प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर रहा है, तो वो भी तो इसी असेंबली का स्पीकर है। तो जब आप पॉजिटिव चीजें उनसे ले लेते हैं और ये चीजें जब सामने आती है तो फिर कहते हैं जी लेजिटिमेसी पे हमें शक है। तो मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड होना चाहिए और मुल्क की आवाम के लिए सोचना चाहिए, जो भी बेहतर चीज है उसको जरूर इनकारपोरेट करें। बड़ी अच्छी बातें की हैं आपने पाशा साहब, उस पे स्टैंड लेना बड़ी अच्छी बातें की हैं, और ये जो आपने पॉजिटिविटी भेजी है ना, ये बिल्कुल ही बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब तक मुझे लगता है कि पॉजिटिविटी पहुंची होगी, अगर नहीं पहुंची तो पहुंचनी चाहिए। बैरिस्टर तैमूर साहब, ये आप सुन रहे हैं कि पाशा साहब क्या कह रहे हैं? मतलब थिंक पॉजिटिव सर, थिंक पॉजिटिव एंड देन यू विल एक्ट पॉजिटिव। देखें, हम पॉजिटिव सोच रहे हैं तो तभी पार्लियामान में मौजूद हैं, तभी पार्लियामान की कमेटीज़ में मौजूद हैं। इन्हीं फॉर्म 47 के जो जीते हुए मेंबरान हैं ज़्यादातर, उनके साथ हम बैठे हुए हैं। और आप एक तरफ कह रहे हैं कि आप पॉजिटिव हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं फॉर्म 45 फॉर्म 47, तो सर ये फिर पॉजिटिविटी तो ना हुई ना? ये तो आपने डिसाइड कर लिया। नहीं, डिसाइड नहीं कैसे? देखें, अगर मेरा 104 वोटों का फ़र्क है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार से और वो इलेक्शन पिटिशन एडमिट होकर आज तक चली नहीं आगे, तो मैं अपना राइट कैसे गिव अप कर सकता हूँ? मैं तो फिर भी बड़ा दिल दिखा रहा हूँ, इनके साथ ही शोज़ पे भी बैठते हैं और पार्लियामान में भी आगे पीछे जो इनका मिलता है हम उसे वर्किंग एक अरेंजमेंट करके पाकिस्तान के लिए हम पार्लियामान में मौजूद हैं। क्या ये चाहते हैं कि हम पार्लियामान से उठ जाएं, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से उठ जाएं? वो तो हम नहीं कर रहे हैं, हम मामलात को आगे चला रहे हैं। हम स्पीकर को सर जैसे चला रहे हैं वो आपको भी पता है और वो हमें भी पता है कि कैसे चला रहे हैं। स्पीकर को भी कह रहे हैं कि जी कस्टोडियन ऑफ द हाउस हैं, आपने सबकी जिस तरह अब ये इन्होंने बात की कि वहाँ से मेंबरान के इन्होंने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि स्पीकर की इजाज़त के बगैर किसने आके, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि पार्लियामान की बिल्डिंग के अंदर से 10 MNAs को उठा के ले गए? ये तो जवाब हम उस एक्शन को कंडेम करते हैं। करना चाहिए जी, मैं और ये सभी कंडेम कर रहे हैं, पाशा साहब सभी कर रहे हैं, हमने भी किया, ये बैरिस्टर साहब भी कर रहे हैं, हुकूमत भी कर रहे हैं, इसीलिए तो अयाज सादिक साहब आपकी तरफ हैं। बैरिस्टर साहब, तैमूर साहब, जी कंटिन्यू करें। अयाज सादिक साहब हमारी तरफ नहीं है जी, वो अपना कस्टोडियन ऑफ द हाउस का रोल प्ले कर रहे हैं और बाकी सारी चीजें। सर अभी आपको पाशा साहब ने कहा है थिंक पॉजिटिव सर, अगेन यू आर नॉट थिंकिंग पॉजिटिव। हम कह रहे हैं कि देखिए इन्होंने खुद पाशा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि इनसे तो स्टेक होल्डर से तो कंसल्टेशन की नहीं की, वजीर कानून को ही पता नहीं था कि ड्राफ्ट क्या है। अभी भी दूसरी पार्टीज ये कह रही हैं कि जी हमारा ड्राफ्ट और है,
या ये वाहिद ड्राफ्ट नहीं है। मतलब इतनी कन्फ्यूजन है इस मामले की। ये आप आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, पाकिस्तान का बुनियादी कानून बदलने जा रहे हैं, और आपको पता नहीं है हुकूमत में होते हुए कि राइट क्या है और लेफ़्ट क्या है इस वक्त। सो वो जब तक आप क्लैरिटी लेके नहीं आएंगे, आप सारे स्टेक होल्डर्स हम समेत सबके आगे आप अपना ड्राफ्ट रखेंगे नहीं कि ये हम करने जा रहे हैं, उसके ऊपर कोई बयान कैसे दे सकता है? ये वैसे ऐसे पूछ लूं बैरिस्टर साहब, ये जो मुसव्वदा लीक हुआ था जो कि हतमी नहीं है लेकिन वो लीक हो गया, कहा यह जा रहा है कि वो ऑपोजिशन ने लीक किया, कहीं आपकी सफों से तो वो लीक नहीं हुआ? जस्ट आस्किंग, नॉट दैट हमें तो मिला ही नहीं जी, तो हमारी सफों से कैसे लीक होगा? ऑपोजिशन में दूसरी जमातें भी आती हैं, हो सकता है किसी और जमात से इन्होंने शेयर किया हो और उनके मेंबरान से और उधर से कोई लीक हो गया। लेकिन ये लीक होने की बात कहां से आ गई? आईने पाकिस्तान किस दिन से खुफिया दस्तावेज हो गया? लीक इसीलिए किया गया हो कि मीडिया फिर उसके ऊपर चर्चा करे, जब मीडिया चर्चा करेगी तो फिर हम भी इसी तरह के शोज करेंगे, ऑटोमेटिकली डिस्कशन हो जाएगी, ऑटोमेटिकली स्टेक होल्डर्स का पॉइंट ऑफ व्यू आ जाएगा। पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने आ रहा है, कोई भी जिस तरीके कार से ये चीज़ हो रही है उससे तो कोई भी एग्री नहीं करता। और अगर वो आके हुकूमत ओन करे कि किन तरमीम के ऊपर वो काम कर, देखें यही वही वजीर कानून और बाकी ओहदेदार हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं दूसरे, जो आज से हफ्ता पहले कहते थे कि जी कोई तरमीम नहीं आ रही, हमारे पास 2/3 है ही नहीं, तो तरमीम आ नहीं सकती। तो अब वो हर शो पे आके ये कहते थे कि ये फजूल बात है। अब फिर देखा आपने इतवार के दिन रात को 11 बजे भी सबको एक कमरे में बिठाया हुआ था, सारे साबिक वज़ीर आज़म भी मौजूद थे और सबको लाइन हाजिर किया हुआ था कि जी तरमीम पेश करनी थी। तो ये तो एक जमात ने, अपोजिशन की एक जमात ने स्टैंड ले लिया, उसकी वजह से इनका ख्वाब पूरा नहीं हो सका। सर वो कौन सी जमात थी जिसने स्टैंड लिया? जमात JUIF थी और मौलाना फजल रहमान जी, लेकिन सर अनफॉर्चुनेटली सर लेट मी गिव यू फैक्ट चेक बैरिस्टर तैमूर साहब, अनफॉर्चुनेटली आपके जुबानी जो जेल में है वो आज भी मौलाना साहब की नीयत पे शक कर रहे हैं कि मुझे एतमाद नहीं है। आप तो उनके किए किराए पर भी पानी फेर रहे हैं। अगर आप ये नेशनल टेलीविजन के ऊपर आके एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर ये आईनी तरमीम नहीं हो सकी या ये इसमें डिले आया है तो उसके अंदर JUI का बहुत बड़ा हाथ है और उन्हीं की वजह से ये हुआ है, लेकिन आपके बानी उनको कोई क्रेडिट नहीं देना चाहता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक सर ये मैं आपको रिपोर्ट कर रही हूँ, पता नहीं आप तक शायद खबर नहीं पहुंची होगी, ये मैं आपको बता रही हूँ, सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने ये जुमला कोट किया है। जी सर, वो तो सवाल देखें, लीडिंग सवाल हमें भी बड़े अच्छे पूछने आते हैं वकील के तौर के ऊपर, तो जिसका जवाब ही और कुछ ना हो सके। बट जनरल तनाजुर में तो जाहिर है पूरी पार्टी और खान साहब की इंस्ट्रक्शंस के साथ जाहिर है हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। कल भी साबिक सदर आरिफ अलवी उनसे मिले हैं, आज उन्होंने दोपहर के खाना जो है मौलाना साहब जो हैं वो असद कैसर साहब साबिक स्पीकर जो थे हमारे, उनकी रिहाइशगाह पे गए हुए थे। तो ये तो बात सामने है, मतलब कि हम ये भी बात सामने है बैरिस्टर साहब कि जमहूरियत का ही हुस्न है। आप तो अपने टाइम के ऊपर एजेंसी उसके जिम्मे काम लगा देते थे और कहते थे कोरम पूरा करके फटाफट आप जो है कानून साजी करा दें। तो एंजॉय करें, ये जमहूरियत की जो देने हैं ना, ये एंजॉय करें कि आप लोग को मौका मिल रहा है टू टेक द लीड। नहीं, इन्होंने कितना शोर उठाया, उसके ऊपर उठाना चाहिए था। देखें पार्लियामान में इसमें भी उनका कसूर है कि उनको इसके ऊपर जो है पॉइंट उठाना चाहिए था। ये मैं जवाब लेती हूँ, बैरिस्टर साहब से जवाब लेती हूँ, बैरिस्टर आमिर हसन साहब से जवाब लेती हूँ, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, डिस्कशन को जारी रखें। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं, फाइनल राउंड ऑफ डिस्कशन है और इस सेगमेंट का आगाज में बैरिस्टर आमिर हसन साहब आपसे करना चाहूंगी। बैरिस्टर साहब, ये जो आपसे गलतियां हुई हैं माजी में कि जब किसी और को बुला करके आपके ऊपर तमाम अमेंडमेंट्स और ऑर्डिनेंसेस थोपे जाते थे, आपने उसके ऊपर शोर क्यों नहीं मचाया, इसको एड्रेस कर दीजिए। और प्लीज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोचती है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को तैनात करने का क्या तरीका होना चाहिए, वो भी जरा हमें बता दें। मैं समझता हूँ कि बहुत सी बातें सामने लाने की जरूरत नहीं है। ये जो करते रहे हैं, हम कितना शोर मचाते रहे, आपके सैकड़ों प्रोग्राम है, उसके अंदर हम आके बताते रहे इनके फैशिज्म के बारे में, जो कुछ ये करते थे। और हमने क्या कहना है, खुद फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिन्हें हम सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कहते थे और आजकल हमारे दोस्त 47-45 फॉर्म की बड़ी बात करते हैं और उस वक्त फख्र महसूस करते थे कि हम भाजपा की गोदी में बैठ के और हम लोग एम्पायर की उंगली के जरिए इक्तदार में आए हैं। फैज हमीद हमारे इजलास बुलाता है, फैज हमीद हमारा बजट पास करवाता है, फैज हमीद हमें तादी ला के देता है। तो आजकल जरा ये इनकलाबी बनने की कोशिश में है। आजकल ज़मीर किधर है, ज़मीर किधर है, आजकल ज़मीर किधर है सर? मुझे नहीं पता क्या है। देखिए, अगर ये आज भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर हम निजाम की बेहतरी के लिए काम करें, हर इदारा अपने दायरे इख्तियार में काम करे, तो उस पर तो गुफ्तगू शनीद आपको पॉलिटिकल पार्टी से करनी पड़ेगी ना। अगर आपको तो कहना चाहिए कि मैं किसी इदारे के सरबराह के साथ बैठूंगा, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं बैठूंगा। आपने पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्पेस को कम किया है। अच्छा, फिर आइए आईनी तरमीम, मैं गवर्नमेंट की ना तो मुझे सपोर्ट करने की इसमें जरूरत है,
अगर उनसे कोई कोताहियां हुई हैं, कमियां हुई हैं, उन्हें देखना चाहिए, लॉ मिनिस्टर को देखना चाहिए, उनकी टीम को देखना चाहिए। पीपल्स पार्टी को तो अमेंडमेंट, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसका हमें एक तजुर्बा है, हमने आइन भी बनाया है, तो हमने तमाम जमातों को उसमें शरीक किया था। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये नहीं होता कि जो ड्राफ्ट आप ले आए हैं उसे मनोवन तस्लीम कर लिया जाए और वो आइन का हिस्सा बन जाए। फ्लेक्सिबिलिटी है, पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग होता है, कमिटीज के अंदर होता है, कलेक्टिव विजडम होती है, फिर उसमें जो फरीक शामिल होते हैं उनसे भी आपको एक राय लेना पड़ती है। उसके बाद हमने 18वीं तरमीम की, ये भी हमें सेहरा है कि हमने तमाम सियासी जमातों को साथ शरीक किया, और ये कोई ऐसी अमेंडमेंट्स नहीं थी जिसमें हम लोग इख्तियारात ले रहे थे। हमारा सदर पाकिस्तान मौजूद था ऐवान सदर में और हम इख्तियारात दे रहे थे पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट वो इख्तियारात सूबाई हुकूमतों को दे रही थी। तो मैं ये समझता हूँ कि जो हर वक्त अगर नीयत पे शक करेंगे तो पाकिस्तान कोई 2-3 साल नहीं हुए जब से आप आए हैं एस्टेब्लिशमेंट के जरिए इक़्तिदार के अंदर। पाकिस्तान 75 साल से है। इसके आइन बनाने के लिए किसी जमात ने जदोजहद की है, किसी ने फांसियां कबूल की हैं, किसी ने जलावतनियां ली हैं। हमने एक जदोजहद का हमें हमारे सामने पड़ा। तो मैं ये कहता हूं, और उसमें क्या जरूरी है कि आपको जुल्फिकार अली भुट्टो के कत्ल का मुतालबा करने वालों से भी बैठना पड़ता है। हमें जो 14 साल जेल में रखते हैं हम उनके साथ भी बैठ जाते हैं, क्योंकि हमारी जाती ईगो या हमारी जात की अहमियत नहीं रखती है कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, डेमोक्रेसी के सामने या स्टेट के सामने। तो यही बात हम अपने दोस्तों को समझाना चाहते हैं कि अगर ये आएंगे, बैठेंगे, आज भी अगर ये जमहूरियत की बात करते हैं तो ये फिर पार्लियामेंट को मछली मंडी ना बनाए। आए बैठे, शुक्र है इन्हें मौलाना से अब डीजल की बू नहीं आती, आजकल इन्हें इतर की खुशबू आती है, इसीलिए बाग के गले मिल रहे हैं और इन्हें मुबारक हो। इसी तरह अगर ये अपने बुग़्ज़ को खत्म करेंगे तो इन्हें फिर किसी से बदबू नहीं आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके दिमाग में समाई है अपनी खुमार की बदबू, जो किसी के करीब जाने से रोके हुए है। तो पॉलिटिकल पार्टी से डायलॉग का आगाज करें। मौलाना पे आप सबसे ज्यादा तनकीद करते थे, आज सबसे ज्यादा मोहब्बत भरे पैगाम उनके लिए हैं। तो हमने तो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ा भाई, ना हमारा आपके से कोई इतना हमने कभी जुल्म किया है, ना आपसे इंतकाम लिया है, ना आपसे बदजुबानी की है। सब कुछ किया है तो आपने हमसे किया है, इसके बावजूद हम माफ करने पे तैयार हैं। किसके लिए? आइए मुल्क के निजाम को ठीक करें, जमहूरियत को ठीक करें, आइन के अंदर जुडिशल रिफॉर्म्स की जरूरत है। सिर्फ वहमो गुमान में ला के तनकीद बराए तनकीद ना करें। ठीक है सर, तो ठीक है, आइए बैठे और फैसले करें। ठीक है जी, बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। जीशान, मुझे 2 चीज़ों का आप जवाब वेरी क्विकली दे दे, बिकॉज आई हैव टू रैप अप द शो। एक, ये अपॉइंटमेंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कैसे होनी चाहिए, ऑन द सीनियरिटी बेसिस या ऑन द पैनल बेसिस। और दूसरा ये कि आर्टिकल 63A, इसमें अब ये करना चाह रही है हुकूमत कि जो वोट है वो काउंट होना चाहिए, चाहे भले जो पार्लियामेंटेरियन है वो डीसीट हो जाए। देखिए, पहले तो जो आपका पहला सवाल है कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट जो है वो किस तरह होनी चाहिए, अभी तक आज के कानून के मुताबिक तो सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपॉइंट होते हैं। अब ये जो सिचुएशन क्रिएट की जा रही है ये बड़ा एम्बैरेसिंग होगा फॉर, अगर 3 में से 1 को चुनेंगे तो वो जो 2 हैं, लेकिन आपने आर्मी के इदारे की मिसाल दी कि उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 3 में से 1 को चुना जाता है या 4 के पैनल में से 1 को चुना जाता है, तो बाकी 3 रिजाइन भी करते हैं। इस दफा तो 5 के पैनल में से 1 थे, और लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो इस वक्त सीनियरिटी की बेस पे नहीं है जीशान। सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ इज नॉट फॉलोइंग दैट ना। लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं मेरे ख्याल से 4थे-5वें नंबर पे थी। तो पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, तो इवन देन ना आप बिल्कुल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी क्या एग्जांपल सेट कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट अपने लिए एग्जांपल सेट कर रहा है कि वो पिक एंड चूज कर सकता है, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीनियरिटी के बेस पे होना चाहिए। जी कंटिन्यू करें। वो खैर अल जहाज केस में इसमें बड़ी बहस हुई और सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने ये फैसला दिया था कि सीनियरिटी की बेस पे होना चाहिए। तो मैं तो ये समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सीनियरिटी की बेस पे होना चाहिए, ताकि बाकी जो जजेस हैं वो एम्बैरस ना हो और इस तरह की कोई सिचुएशन ना हो, नंबर 1। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते उसका बड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है और वो मतलब उनकी जो है इंटेग्रिटी, उनकी कॉम्पिटेंस पे क्वेश्चन नहीं होता। अब इस तरफ आईनी मसले की तरफ आ जाते हैं। ये जो बिल सर्कुलेट कर रहा है इसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं, हमें सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। इसमें एक बहुत अच्छी चीज जो मुझे नजर आई है, आप प्लीज इसको अप्रिशिएट करें, कि पहले जजेस के रिमूवल के लिए सिर्फ 2 चीजें थी कि अगर जज फिजिकली या मेंटली इनकेपेबल है अपनी ड्यूटी करने के लिए तो वो रिमूव होगा अपने ओहदे से, या कोई जज, कोई फाजिल जज
मिसकंडक्ट का मतलब गिल्टी होता है मिसकंडक्ट का, तो वो रिमूव होगा। अब इन्होंने तीसरी चीज जो इसमें इंट्रोड्यूस कराई है इस मसौदे में, वो परफॉर्मेंस की बेस पे भी कमीशन एग्जामिन करेगा कि कोई जज अगर अपने काम में परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, तो मैंने इसमें एक प्रपोज प्रोविजन पढ़ी है, उसमें ये है कि वो उसको मौका देंगे कि भाई आप अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाएं। अगर वो फिर भी परफॉर्मेंस नहीं बढ़ा सकता तो दिस विल आल्सो बी ए ग्राउंड फॉर द रिमूवल ऑफ जज फ्रॉम द हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट। तो ये एक अच्छी चीज है जो जजेस की परफॉर्मेंस को बढ़ाएगी। अब बात वही घूम के आ जाती है 18वीं तरमीम की। अगर 18वीं तरमीम की हम बात करें तो 18वीं तरमीम के दो बेसिक फीचर्स थे। वो फीचर्स ये थे कि एक तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी थी 18वीं तरमीम ने, और दूसरा इंडिपेंडेंस और जुडिशरी को इंश्योर किया था। बट ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोड हम अब बनाने जा रहे हैं, या जो अब ड्राफ्ट जो है वो डिबेट में है, वो उस ड्राफ्ट के मुताबिक आप अगेन उसको जो है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ में दे रहे हैं, विच इज इनकरेक्ट। और बल्कि मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से पाशा साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, हसन पाशा साहब से, कि जब वो मीटिंग में जाएं तो इस बात को जरूर हाईलाइट करें कि एग्जीक्यूटिव से आप जुडिशरी को एक्सट्रैक्ट करें, दूर करें, उसको इंडिपेंडेंस दें। बाकी जो इसमें अच्छी चीज है बिल्कुल उसको आना चाहिए, और आईनी तरमीम क्यों नहीं होनी चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है आपके यहाँ मुकदमों का इतना बैकलॉग है, आप आईनी मुकदमों फिर रिपीटेशन हो जाएगी, लेकिन वही जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि आप आईनी मुकदमों में उलझे रहते हैं। जो बेचारे आम आदमी का मुकदमा है वो सालों सदियों पड़ा रहता है सर खाने में, उसका नंबर ही नहीं आता। बिल्कुल तो बिल्कुल ये इस चीज को जरूर एड्रेस करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की जरूरत है, बहरहाल है, बिल्कुल है, और इसको होना चाहिए। राइट। लाउड एंड क्लियर जी, चारों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त आज के लिए खत्म होता है, इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। फीडबैक का इंतजार रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।